देखिए पृष्ठ संख्या 21 पे मैं आपको ले आई हूँ आपकी बुक के। और ये देखिए ये जो सेम ये 4 स्वर उन्होंने छोड़ दिए हैं, ग री सा धा, ये छोड़कर आगे के लिए सा री गा पा गा धा पा ग री सा। अगर आपको याद है तो आप गुनगुना के भी इस राग को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, ग्वालियर घराने के जन्मदाता का नाम बताइए। तो आपको ग्वालियर घराने का डिस्क्रिप्शन पेज नंबर 14 पे मिल जाएगा और इसके जन्मदाता थे नत्थन पीर बख्श। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं। ये आपको पेज नंबर 15 पे मिल जाएगा भीमसेन जोशी का पूरा डिस्क्रिप्शन। पर 1 वर्ड के आंसर है तो सिर्फ आपको इसका आंसर लिखना आना है, किराना घराने। पंडित जसराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये हुआ था 28 जनवरी 1930 हिसार जिले हरियाणा में, हरियाणा राज्य में। ठीक है। अलादिया खां, उस्ताद अलादिया खां के गुरु का नाम बताइए। तो उनके गुरु थे उस्ताद जाकिर खां। ये 1 वर्ड के आंसर है, सिर्फ आपको उसमें एक शब्द में आंसर देना है। अगर आप इसको भी रट लेंगे तो आपका काफ़ी कुछ पोर्शन याद हो जाएगा आपको। अगर इससे कुछ मिलता जुलता आता है तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसके आंसर आपको देने 20 से 50 शब्द के अंतर्गत। तो सबसे पहला प्रश्न आया था, संधि प्रकाश राग से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले संधि प्रकाश का अर्थ हमने समझाया है। संधि प्रकाश का अर्थ है प्रकाश का मेल। ठीक है। संधि प्रकाश उस समय को कहते हैं जब दिन और रात का मेल होता है। संधि मतलब मेल होता है, मतलब संधि हो गई। प्रकाश, संधि प्रकाश समय जो होता है वो 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में 2 बार आता है। जब जैसे एक तो आता है सूर्योदय के समय, जब रात जारी होती है और सूरज उग रहा होता है तो वह संधि प्रकाश काल होता है, उसे सूर्योदय बोलते हैं। और दूसरा होता है जब सूरज ढल रहा होता है और रात आ रही होती है, तो उसे सूर्यास्त के समय। तो ऐसे इस प्रकार से 2 समय ऐसे होते हैं जब दिन और रात मिलते हैं, उसे संधि प्रकाश बोलते हैं समय को। और उस समय जो राग गाई जाती है वह संधि प्रकाश राग ही कहलाती हैं। अब एक और चीज़, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाट्य शास्त्र के कौन से अध्याय संगीत से संबंधित है। देखिए इसमें नाट्य शास्त्र के संगीत, नाट्य शास्त्र एक पुस्तक थी, हमारा आधार ग्रंथ है संगीत का। अब इस पुस्तक में पूरा मतलब पूरे संगीत से जुड़े हुए बहुत सारे पार्ट्स हैं। कुछ नृत्य से संबंधित हैं, कुछ गायन से, कुछ वादन से। तो जो हम लोग वोकल के हैं तो उसमें मेन जो हम गिनते हैं संगीत का पूरा पूरा, जिसमें नाट्य कला पे लिखा हुआ है, मतलब नाटक जो होता है ना उसमें ना गायन भी आता है, नृत्य भी आता है। तो ये जो पूरी जो बुक है ये तो नाटक कैसे करते हैं उस हिसाब से लिखी गई है। पर जो उसमें संगीत का पोर्शन है, गायन का, वादन का, नृत्य का, तो वो उस विषय में जो मुख्य हैं। तो उसके मेन 6 अध्याय हैं जो जैसे यहाँ लिखे हैं, नाट्य शास्त्र के संगीत से संबंधित मुख्य अध्याय जो रहे हैं वह 28 से 33वें अध्याय तक के बीच में रहते हैं। 28वें अध्याय के अंतर्गत वाद्यों के 4 भेद, स्वर, श्रुति, ताल इत्यादि का उल्लेख है। 29वें के अंतर्गत जाति व रस व वाद्यों के वाद्यन विधि, मतलब कैसे बजते हैं, वाद्य कौन कौन से होते हैं ये तो ऊपर वाले में आ गया, पर बजते कैसे हैं उसकी विधि इसमें दे रखी है 29वें में। 30वें में शुशिर वाद्य, शुशिर वाद्य वह होते हैं जो फूंक वाले वाद्य होते हैं, जैसे बांसुरी। उन वाद्यों के बारे में बताया गया है। फिर 31वें अध्याय के अंतर्गत कला, लय, ताल, मतलब तालें कौन कौन सी है, लय कैसे होती है, लय के प्रकार, उसके और डीप में जो विवरण है वो इस वाले अध्याय के अंतर्गत दे रखा है। 32वें अध्याय के अंतर्गत गायकों के गुण व दोष, गाते समय वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो ना उनके अवगुण भी हो जाते हैं, कुछ बहुत अच्छा, कुछ अलग ही तरह से गाते हैं, उनकी आवाज़ में कुछ होता है, कुछ अपना एक अंदाज होता है, गले की अपनी क्वालिटी होती है, उसे गुण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 33वें अध्याय में अवनद वाद्यों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है
किराना घराने के प्रमुख विशेषताएं, तो आपको सिर्फ विशेषताएं लिखनी है। वीणा के ढंग पर रागों की बढ़त, जैसे आपने देखा होगा सरस्वती माता के हाथ में आपने वीणा देखी होगी, तो जिस तरह से वो इंस्ट्रूमेंट बजता है ना, उसी आधार पे उन्होंने गायकी पे वो चीज़ें ढाली हैं किराना घराने वालों ने। तो वीणा के ढंग पर रागों की बढ़त, मतलब रागे गाते हैं वो लोग, एक एक स्वर को छोड़ते हुए, जैसे अब एक एक हमारी फिंगर चलती है, एक दो हम बजाते हुए एक एक चढ़ते हैं, वैसे ही वो एक एक स्वर को गले से निकालते हुए जोड़ते हुए ख्याल का विस्तार करते हैं। आलाप प्रधान गायकी है। शब्दों की अपेक्षा स्वरों को महत्व दिया गया है, मतलब स्वरों में बहुत जोर दिया गया, एक्यूरेट वो स्वर लगना चाहिए। ठुमरी अंक की गायकी है। तो आपको लघुत्तम दे रहा है तो आप 5 पॉइंट्स जो भी आपको याद हो, प्लस संख्या में बहुत सारे पॉइंट्स दे रखें, जो आपको 5 अच्छे से याद हो जाएं वो आप 5 पॉइंट इसमें लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राग भैरवी की जाति और गायन समय आपको लिखना है। तो राग भैरवी की जाति संपूर्ण है। इसके आरोह व अवरोह में दोनों में सातों स्वर लगते हैं, इसी कारण इसकी जाति संपूर्ण है। इसका गायन समय है प्रातः काल। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ताल और चौताल की समानताएं लिखनी है आपको। तो आपको पता है एक ताल और चौताल दोनों ही तालों में 12-12 मात्रा होती है, तो आपको इसी तरह लिखना है, दोनों तालों में 12 मात्रा होती है, दोनों तालों में 6 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं, दोनों तालों में 1, 5, 8, 11वीं मात्रा पे ताली बजाते हैं और 3 व 7 पर खाली होता है। तो ऐसे ही आपकी समानता ऐसे इस प्रकार आपको लिखनी होती है, जो जो मेन चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत रत्नाकर की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो आपको इसमें मेन कुछ चीज़ें जो होती है आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी चाहिए। सबसे पहले ये बुक लिखी किसने है? तो संगीत रत्नाकर के जो लेखक हैं वे कौन है? शारंग देव। और ये किस काल में रची गई है? ये मध्यकाल में 13वीं शताब्दी की मानी जाती है। ठीक है, ये मेन 2 चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है। तीसरी चीज़ आपको यह समझनी है, जैसे आपने समझा होगा कि भारतीय संगीत 2 भागों में बटा हुआ है। उत्तर भारतीय संगीत हिंदुस्तानी संगीत कहलाया जाता है, और जो कर्नाटक संगीत होता है वह दक्षिण भारत में फैला हुआ है। तो दोनों ही जगह के लोग जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ है उसे अपना आधार ग्रंथ मानते हैं, मतलब जो उसमें परिभाषित चीज़ें हैं उसी के आधार पर उन्होंने अपने संगीत को और आगे विकसित या विस्तृत किया है। तो दोनों ही पद्धतियों का ये आधार ग्रंथ है। थर्ड चीज़ ये हो गई, यह ग्रंथ 7 भागों में बटा हुआ है, इसलिए इसे सप्ताध्यायी भी कहते हैं। और उसमें जितने भी गायन वादन में नृत्य के परिभाषिक शब्द हैं, जैसे कि आप गायन के हैं तो आपने पढ़ा होगा श्रुति है, नाद है, स्वर है, इन सब के बारे में आपकी आलाप है, ताने, इन सब की परिभाषा है। तो ये कहाँ से ली गई है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई आधार ग्रंथ तो हो गई। तो ऐसे ही नृत्य की, वादन की जो भी परिभाषाएं हैं उन सब पर उन्होंने प्रकाश डाला है। इस ग्रंथ में कुल 264 रागों का वर्णन दिया गया है, और हम 7 शुद्ध और 5 विकृत मानते हैं, जबकि इस ग्रंथकार ने इसमें 7 शुद्ध और 12 विकृत कुल 19 स्वर माने हैं। ठीक है, ये इस पुस्तक की विशेषता है। प्राचीन काल के बाद मध्यकाल की जो सबसे हमारी आधार पुस्तक है, हमारा जो जितना भी विस्तृत संगीत का प्राचीन इतिहास रहा है उस सब के बारे में जो डिटेलिंग दी गई है वह संगीत रत्नाकर में लिखी गई है। उसके रचयिता थे शारंग देव। उसके बाद है तानपुरे का सचित्र अंग वर्णन कीजिए। तो आप देखिए, चाहे आपने बनाने की आपकी हैबिट हो चाहे ना हो, आपसे जैसा बनता है चित्र, आप चित्र ज़रूर बनाइए, क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट ज़रूर कीजिए और अच्छे से इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो मैंने एक रफली पेन से एक बनाया है, इसके सभी हिस्सों को, इनके नाम जो हैं आप याद कर लीजिए और आपको इनको लिख लीजिए कि आप इनको अपने जो अपने नाम दे रखे ना, आप इनको लिख लीजिए। याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। मेन समझने की देर है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो आपको इसमें मेन आपको चित्र बनाए, क्योंकि सचित्र बोला है तो चित्र के भी नंबर हैं। अगर आप अच्छे से पेंसिल से और वगैरह वैसे भी बनाना चाहें तो बनाइएगा ज़रूर, पर आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। देखिए, ये तानपुरे का चित्र है,
आपकी पुस्तक में भी बना हुआ है, पर उसमें जो नाम है वो अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने इस चित्र का प्रयोग किया है। इसमें अच्छे से भी दिख रहा है। तो ये देखिए, सबसे नीचे जो हिस्सा है ये लंगोट कहलाता है। यहाँ एक कील गड़ी होती है नीचे, बिल्कुल नीचे, जिसमें तार बंधे होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये तार वहाँ बंधे हुए हैं, इसे लंगोट कहा जाता है। इसकी परिभाषाएं भी बता दूंगी। उसके ऊपर हम चलते हैं तो यहाँ पे मोती लगे होते हैं, जिसे मनका कहा जाता है। मनका मोती एक ही बात है। फिर एक लकड़ी हाथी दांत की बनी होती है, जिसे ब्रिज, जिसके ऊपर लाइनें, जिसमें से गुजर के ये वहाँ तक जाता है, जिसे हम गुड़ज कहते हैं। फिर ये जो ये ऊपर का हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला पतला पतला सा, ये नीचे का हिस्सा गोल सा अलग है। ये ऊपर ऊपर का जो हिस्सा बोल रहे हैं, इसे तबली कहा जाता है। ये गोल जो लौकी होती है उसको काट के बनाया जाता है। नीचे लकड़ी होती है, खोखली पोली, उसके ऊपर ये लगाया जाता है। ठीक है, फिर ये जहाँ पे एक लाइन आती है एक और हाथी दांत की, जिसमें तार गुजरते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने इसके ऊपर से लेकर जा रहे हैं, जहाँ पे से गुजरेंगे उसे हम गुल कहते हैं। ये गुल मतलब दोनों हिस्से, जहाँ ये मोटा हिस्सा और ये पतला हिस्सा जुड़ता है, उसे गुल कहा जाता है। इस पतले हिस्से को जो पोली लकड़ी का होता है, इसे हम डाट कहते हैं। और जो ये तार इसमें से गुजर रहे हैं, 4 तार से तानपुरे की, ये इसमें लाइनों से बनाए गए हैं। उसके बाद जो फर्स्ट ब्रिज टाइप का आता है ना, इसे हम अटी कहते हैं, जिसके ऊपर से फिर नीचे इधर छेद वाला एक और लकड़ी लगी होगी, इसे हम तारगहन कहेंगे। और इसके बाद ये खूटियाँ बनी होती है, 1 2 3 4, जिसमें तार बंधे होते हैं। ये 4, ये वाला तार निकला इस वाली खूटी में बांध दिया, ये वाला निकला ये इधर वाली खूटी में बांध दिया, ऐसे। इसका मैं हो सकेगा तो एक लाइव जो ओरिजिनल तानपुरा है उससे भी आपको मिला के बता दूंगी, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैं आपको एक इसकी रफली इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अगर आप लाइनें भी लिख देंगे कि कौन सी चीज़ क्या